Hello everyone, I am Ashwarya Nurag and I welcome you all here. So in this lecture, we are going to discuss the first chapter of class 9th, that is motion. So what will be we will be discussing in this chapter in lecture 1, the lecture is for class 9 CBSE. First, we will take the introduction of this chapter. Actually, in this lecture, we will not start motion. We will take some basics of, we will study some basics of measurement. So this lecture will be dedicated to chapter measurement. You can write even in this chapter the name, not motion, you can write it as measurement and motion. Actually, whenever we study about motion or whatever in physics, we get a lot of technical terms like scalar quantity, vector quantity, physical quantity, SI unit. So in first lecture, we will study all about that basics of measurement. So first we will discuss about physical quantity and non-physical quantity. Thereafter, fundamental quantity and non-fundamental or derived quantity. Thereafter, fundamental unit and derived unit. Next, systems of unit, and last, scalar quantity and vector quantity. So यही टॉपिक्स होगा हमारा आज का. आप देख रहे हो ये टॉपिक्स जो लिखे गए हैं वो मोशन के नहीं लिखे गए हैं, ये मेजरमेंट के टॉपिक्स हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में हमें पता होगा तभी फिर आगे का जो सारा कुछ होगा हमें थोड़ा अच्छे समझ में आ पाएगा. लाइक डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, तो क्यों ऐसा यूनिट ही डिस्कस करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए हमें. और मतलब ये मेजरमेंट का थोड़ा बेसिक पार्ट है, हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगा इनके बारे में, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक लेक्चर होगा हमारा. इसके बाद नेक्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और ये सारी चीजें. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. और मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज है, लाइक आप देख रहे हो लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एसएस सिस्टम क्या होता है, और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. बाकी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन और रेस्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोशन को क्यों रिलेटिव कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन कौन से रिलेशनशिप है यानी इक्वेशंस कौन कौन से हैं, तीनों इक्वेशन कौन कौन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कैसे डिराइव करेंगे हम लोग. ग्राफ क्या होता है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे हम लोग तीनों इक्वेशंस को, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और भी लाइक ग्राफ के एरिया से आप क्या निकालते हैं, ग्राफ के स्लोप से आप क्या निकालते हैं, ये सारा कुछ हमारा इस चैप्टर में डिस्कस होगा. फर्स्ट चीज है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी. देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी. और नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड.
वैसा कुछ भी जिसको आप मेजर ना कर सके उसे आप कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब है क्या ना कि आप अपने आसपास बाकी जितना कुछ भी जिसके बारे में भी आप जानते हो, आप उसको थोड़ा देखो कि क्या उसको मेजर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। अगर मेजर किया जा सकता है तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, अगर मेजर नहीं किया जा सकता आप उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मास है, तो मास तो मेजर करते हैं ना हम लोग, हमें पता है हमारा मास कितना है, हमारे पास बैलेंस है, बीम बैलेंस है जिससे हम लोग मास मेजर करते हैं, जिसको सिंपल बैलेंस कहते हैं। वेट है, स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट मेजर करते हैं। लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, एरिया आप मेजर कर सकते हैं, फोर्स आप मेजर कर सकते हैं, और क्या, प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं। क्या देख रहे हो आप कि जो कुछ भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इनको मेजर किया जा सकता है। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। आप जितना कुछ पढ़े हो जिसको भी मेजर किया जा रहा है, वो मतलब आप वही पढ़े हो जिसको मेजर किया जा सकता है, उसका अपना फॉर्मूला होता है, उसका एक डिवाइस होता है जिसे आप मेजर कर लेते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब साइंस हमारा इतना डेवलप हो गया है, क्या अभी भी ऐसा कुछ है जो मेजर नहीं किया जा सके? आप सबको पता होगा, हम लोग मेजर, यहां तक मेजरमेंट हमारा हो रखा है, हम लोग सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जानते हैं, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जानते हैं, मास जानते हैं अर्थ का, मून का, बहुत सारा चीज हम लोग मेजर कर लिए हैं। तो क्या अब भी हमारे पास इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी क्या कुछ ऐसा बच रहा है जो मेजर नहीं किया जा सकता है? तो क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस है? हाँ है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी हम लोग मेजर नहीं कर सके हैं, और साइंस उसको मेजर कर भी नहीं सकता। वो साइंस के आप कहें कि वो साइंस के सिलेबस में या साइंस के रीजन में आता भी नहीं है। जैसे इमोशंस को, हैप्पीनेस को, अब कोई आदमी कितना ऑनेस्ट है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, ब्यूटी को मेजर नहीं किया जा सकता, लव मेजर नहीं किया जा सकता, आपकी मम्मा आपसे कितना लव करती है आप नहीं मेजर कर सकते। जैसे मैंने ना, मतलब आप समझो पोटैटो आप ले लिए, ठीक है, प्लास्टिक में ऐसे पोटैटो रखा हुआ है, तो आप पोटैटो मेजर करके बता सकते हैं कि पोटैटो 5 kg है कि 3 kg है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन 5 kg में ऑनेस्ट है या 3 kg या किसी और यूनिट में भी मेजर नहीं किया जा सकता। आप कंपेयर कर सकते हो और वो भी आपका अपना परसेप्शन हो सकता है। आप बता सकते हो कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से ज्यादा ऑनेस्ट है, या मिस्टर ए पर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका परसेप्शन है, हो सकता है कोई और उसको अलग तरीके से बोले, कि किसी और के लिए मिस्टर बी ज्यादा ऑनेस्ट हो सकता है। लेकिन मास अगर एक बार आप मेजर कर लिए 5 kg या 3 kg पोटैटो का या किसी भी चीज का, तो वो सबके लिए उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। अभी जस्ट मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, खूब हम लोग पोस्ट लगाए हैं, स्टोरी से लेके, मतलब तो सबको लगा ऐसा ही कि हाँ मम्मा तो बहुत लव करती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मम्मा कितना लव करती है, कितना केजी या कितना न्यूटन या कितना मीटर, तो आप नहीं बता सकते ना। वो एक ऐसा टर्म है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। कंपेयर कर सकते हो, मम्मा पापा से ज्यादा करती है, फिर कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पापा लव ज्यादा करते हैं, तो मतलब इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, और ये सारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फिजिक्स में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? क्वांटिटी दो हैं, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity, and the quantity which cannot be measured is non-physical quantity. Example for physical quantity is mass, weight, length, area, force, pressure, velocity, etc. And example for non-physical quantity, honesty, beauty, love, etc. तो ये था फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और अभी से लेके आगे हम लोग जितना दिन पढ़ेंगे, जितना कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स में, सारा कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं आप, तो इस पे आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे और इसमें आप क्या आगे रिसर्च करोगे, इसलिए फिजिक्स में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आगे है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में आपका बट जाता है। एक है आपका फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको नॉन फंडामेंटल भी कहते हैं। तो
तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? विच इज इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, but these are dependent on फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेसिक, ठीक है? तो वैसी चीजें जो बेसिक हैं, जिनका जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, जैसे हम बोले लेंथ, या फिर हम बोले मास, या फिर हम बोले टाइम, या आगे भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वो ऐसा यूनिट में हम लोग सारा देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सारे वो क्वांटिटी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। कहीं का आपको लेंथ मेजर करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का लेंथ मेजर करना है आपको, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो लेंथ अगर 5 मीटर है, इसके लिए आपको किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। एट द सेम टाइम आप इसका एग्जांपल देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी का। इसमें अगर हम बात करें एरिया की, या फिर हम बात करें फोर्स की, या फिर हम बात करें स्पीड की, ठीक है, या फिर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो ये सब वो क्वांटिटी हैं जिनके मेजरमेंट के लिए या फिर जिनके कैलकुलेशन के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे एरिया, हम बोले इसी चीज को यहाँ पे 5 मीटर ले लिए, अब हम बोले कि एक रेक्टेंगुलर फेस है, यहाँ पे इसका लेंथ है और ब्रेथ है, अब आपको इसको एरिया निकालना है। तो सपोज किया जाए कि अगर आपसे कहा जाए एरिया निकालने को, तो आप L इंटू बी करके 5 इंटू 3 करके 15 मीटर स्क्वायर कर देंगे। लेकिन मैं कहूं आपको कि इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालिए, आप इसका एरिया निकालना है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि आप लेंथ का या ब्रेड्थ का यूज ना करें, तो क्या आप निकाल सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो मतलब एरिया निकालने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ रहा है किसका? फंडामेंटल क्वांटिटी का, इसीलिए एरिया कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। दो ही चीज हो सकती है ना, एक वो कि आप मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, एकदम फ्री हो, ये चीजें। लेंथ, टाइम, आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही जाने में 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो खत्म, आप सीधा बोल दिए 3 सेकंड आंसर है। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करें, तो फोर्स निकालने के लिए आपको मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। अगर आप स्पीड की बात करें, तो आपको डिस्टेंस बाई टाइम करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगेन वही चीज है जो लेंथ आप कहते हैं, और लेंथ बाई टाइम, यहां पे आप लेंथ का भी हेल्प लिए, टाइम का भी हेल्प लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लिए, इसीलिए स्पीड या वेलोसिटी जो होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो जो डिपेंडेंट नहीं है यानी जो इंडिपेंडेंट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, और जो डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पर, वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल लेंथ, मास, time, temperature, etc. And the quantity which are dependent on fundamental quantity are called derived quantity. Example, area, volume, density, velocity, speed, acceleration, etc. अब फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हो ना, कि आप फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हो n इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी क्या था? जिसको मेजर किया सके। तो अब मेजर करने के लिए आप दो चीज का हेल्प लेते हो, n जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u जो है वो यूनिट होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा मास कितना है, और मैं आपको आंसर बता रहा हूं 65 केजी, मैंने मेजर किया वेइंग मशीन से, मेरा मास है 65 केजी। तो ये 65 केजी क्या है? मेरा मास है। मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। तो ये 65 केजी मेरा मास है, तो इसमें दो चीज हम बताएं, एक 65 और दूसरा केजी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। अब ये यूनिट जो है इसी को फिजिकल यूनिट कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद आगे जो आता है हमारा वो फिजिकल यूनिट आता है, जिसमें आप चीजों को मेजर करते हैं। मींस जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। 65 केजी मेरा मास है, इसका ये मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम 1 केजी मास वाले बॉडी से 65 टाइम्स ज्यादा हैं।
यही तो कंपैरिजन है ना, 1 kg के मास से 65 टाइम्स मेरा मास है, और केजी जो होगा आपका वो यूनिट हो गया, और 65 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो फिजिकल यूनिट जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। अगेन फंडामेंटल यूनिट वही जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, या नॉर्मल, अब तो आप सीधा यही कह सकते हो कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है आप जानते ही हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को आप कहते हो फंडामेंटल यूनिट, और यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी को आप कहोगे डिराइव्ड यूनिट। कैसे? अभी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट होता है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर एक हो जाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट। मास का यूनिट क्या है? केजी, तो केजी यूनिट हो गया फंडामेंटल यूनिट। लेंथ पढ़े थे हम लोग, मास पढ़े थे। टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये सब वो यूनिट हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये सब वो यूनिट हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट हैं। इनको क्या कहेंगे हम लोग? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। डिराइव्ड हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइक स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, या फिर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एरिया मीटर स्क्वायर, या वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये सब वो यूनिट हैं जो किसी न किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। मींस ये डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है, और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो जिस तरीके से आप देखें कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, उसी तरीके से फिजिकल यूनिट दो टाइप का हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट और derived unit. Fundamental unit, the unit of fundamental quantity is called fundamental unit, and the unit of derived quantity is called derived unit. अब fundamental quantity है अगर length, तो लेंथ का यूनिट आपको मीटर मिल गया, मास है तो मास का केजी मिल गया, टाइम है तो टाइम का सेकंड मिल गया, एटसेट्रा। उसी तरीके से स्पीड है तो स्पीड का मीटर पर सेकंड मिल गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया, एरिया का मीटर स्क्वायर मिल गया, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब मिल गया। आगे भी और लाइक अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब फंडामेंटल यूनिट नहीं बल्कि डिराइव्ड यूनिट होगा। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंट होगा वो डिराइव्ड होगा, और जो इंडिपेंडेंट होगा वो फंडामेंटल होगा। क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, और अगर यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। आगे है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली मेजरमेंट जो करने का हमारा प्रोसेस रहा वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। आप लेंथ मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा हमारे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम डेवलप हुए, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम डेवलप हुए। जैसे सबसे पहला नाम जो आता है वो सीजीएस सिस्टम का आता है, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रांस में पॉपुलर था। दूसरा आता है आपका एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है क्योंकि ये ब्रिटेन में पॉपुलर था। तीसरा आता है एमकेएस सिस्टम, इसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और लास्ट जो हमारा फाइनल अब जो हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट। इन चारों में एक्चुअली आपको जो फिलहाल देखना है वो फंडामेंटल में हम लोग तीन चीज को बेसिक मानते थे, लेंथ, मास और टाइम। तो ये फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी है। तो सीजीएस देखो नाम ही इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जाता हो, मास ग्राम में मेजर किया जाता हो और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता हो, इसे हम लोग सीजीएस सिस्टम कहते हैं। कहां पॉपुलर था? फ्रांस में। एफपीएस सिस्टम में एफ से लेंथ फुट, पी से पाउंड मास और एस से सेकंड टाइम। आगे मीट्रिक सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एम से मीटर,
के से केजी और एस से सेकेंड। तो आप देखो अलग अलग सिस्टम डेवलप हुआ। ये फर्स्ट लेटर जो है फुट पाउंड सेकंड का, मीटर केजी और सेकंड का, ये सिस्टम अलग अलग कंट्री में अलग अलग थे, और बाकी बाकी जगह और भी बहुत सारा तो ऐसा मेजरमेंट था जो कि यहाँ डिस्कस भी नहीं है। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत बहुत पुराने टाइम की अगर आप बात करो, जब हमारा जमींदारी सिस्टम हुआ करता था बहुत पहले, जब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई यूनिट नहीं था, कोई मीटर स्केल हमारे पास नहीं था, तो जमीन कैसे बेचते थे वो लोग? बांस से। एक बांस जमीन, दो बांस जमीन, तीन बांस जमीन, इस तरीके से करके जमीन बिकता था। हमें लेंथ मेजर करना है, सपोज इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, तो हम ऐसे अपने हाथ के इसको बित्ता हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 काउंट करना शुरू कर दिए और यहां तक पहुंच गए। या फिर ये आर्म्स लेंथ से हम मेजर करना शुरू करते थे। मतलब बहुत सारा हमारा अंदाज होता था। क्रिकेट आप देखे होंगे, लाइक आप जब बचपन में एकदम क्रिकेट खेलते थे, जब आप मतलब पूरा सिस्टमेटिकली नहीं करते थे, आप ऐसा लाइक आपका गली वाला गली क्रिकेट चल रहा होता था, या फिर छोटा सा फील्ड है जहाँ पे आप मीटर स्केल स्केल नहीं ले गए हैं, तो आपको पता होता तो कि 22 गज होता है वो जगह बैटिंग एंड से लेके बॉलिंग एंड तक का, तो आप ऐसे ऐसे पैर को ही करके 22 बार मेजर कर लेते थे। तो अब इन सारी चीजों में तो बहुत प्रॉब्लम था ना, क्योंकि कोई उसको ज्यादा भी कर सकता है, पैर का ही साइज उसको बढ़ा बढ़ा के किया जा सकता है। अब ये मेरा यहां से लेके यहां तक जा रहा है, किसी और का ये लंबा जा सकता है, किसी और का छोटा भी जा सकता है। बांस है तो जमीन खरीदने जा रहे हैं तो बांस बड़ा करके खरीद लिए, मतलब बड़ा वाला बांस यूज करके खरीद लिए। जमीन जब बेचना है तो बांस को काट के छोटा करके बेच दिए, तो एक कहलाएगा तो एक ही बांस, बांस चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो मेजरमेंट हमारे लिए एक मतलब एक बोला जाए कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे पास नहीं था। और धीरे धीरे फिर थोड़ा थोड़ा सिस्टम डेवलप हुआ भी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें यूज हो रही थी। अब कहीं पर लेंथ सेंटीमीटर मेजर हो रहा है, कहीं पर लेंथ फुट में, और कहीं पर मीटर। आप ऐसे सोचो, आपके पास लाइक मैं बोलूं कि 3 स्टूडेंट है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। हम तीनों का हाइट पूछे, ठीक है। एक मेरे से कहा कि सर हम 150 सेंटीमीटर, 150 मेरा हाइट है, ठीक है। दूसरा मेरे से कहा कि सर हम 5 मेरा हाइट है, और तीसरा कहा कि 1.45 मेरा हाइट है। अब आप बताओ कि किसको आप सबसे ज्यादा लंबा मानोगे? इसको बोलोगे क्या, या सबसे कम इसको बोलोगे क्या? क्या करोगे आप? कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट इसके साथ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है अगर आपको, तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एन एंड यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया हुआ है, यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो यूनिट अगर लिख भी दिया जाए तो एक्चुअली यूनिट तो लिख भी देते हैं। सपोज ये कह दिया कि मेरा सेंटीमीटर में है, ये सीजीएस सिस्टम को फॉलो करता है, ये फ्रांस से आया है। दूसरा ब्रिटेन से आया था जो कह दिया कि मेरा ये जो है सर 5 फीट है, और तीसरा कहीं और से आया था, ये कह दिया कि 1.5 मीटर है। अब भी इनको कंपेयर करना काफी मुश्किल है। अब तो ये दोनों आ भी गए तो भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना फिट होता है या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो फिर अगर आप इनको कंपेयर करके 1 तक ले आते हैं, किसी 1 यूनिट तक, तब तो इनको बताया जा सकता है कि कौन लंबा है। अदरवाइज आप नहीं बता सकते। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख के नहीं बताया जा सकता ना। तो इस वजह से कंपेयर करना या बिजनेस करना या फिर मतलब इसको स्टैंडर्डाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ने हमें रिकमेंड किया कि हम लोग एक यूनिट यूज करेंगे जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में एप्लीकेबल होगा, और उसी को हम लोग ऐसा ही कहते हैं। ये ऐसा ही है क्या? ये फ्रेंच लैंग्वेज था, डी सिस्टम इंटरनेशनल। स्पेलिंग आपको थोड़ा इंग्लिश से अलग दिखेगा, ये मत समझ लिया सर गलत लिख रहे हैं, फ्रेंच में ऐसे ही यूज किया गया था। इंटरनेशनल, डी यूनिट्स, डी सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है एसआई, और इसको हम लोग सिस्टम डी इंटरनेशनल सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स का ये रिकमेंडेशन आया कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक ही यूनिट यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे वो जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर दैट
मेजरमेंट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था क्योंकि हमारे पास एक यूनिट नहीं था, हम लोग बहुत अलग अलग तरह का यूनिट यूज कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ कुछ सिस्टम डेवलप हुआ भी, तो किसी में लेंथ सेंटीमीटर, एक चीज कॉमन था कि चलो टाइम सब में सेकंड में ही था, लेकिन बाकी चीजें सेम नहीं हो रही थी, तो भी प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आपके पास इनफैक्ट फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का NEU फॉर्मूला होता है, तो 155 1.45 से तो मेजर करना मुश्किल है, लेकिन अगर यूनिट अलग हो तो भी मेजर करना या कंपेयर करना मुश्किल होगा। इस वजह से ये फील किया गया कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो सजेस्ट किया गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स द्वारा, और अभी वही एप्लीकेबल है। तो ऐसा ही है क्या? उसके पहले CGS system is a system in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. FPS system, the system in which mass is measured in foot, sorry, length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. And MKS system, the system in which mass is, sorry, the system in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. तो ये तीन थे जो फेलियर हो गए, और फाइनली हम लोग लेंथ, मास और ये सारा चीज मेजर करने के लिए सिस्टम ऑफ डी इंटरनेशनल यूनिट का हेल्प लेते हैं। और यही चीज आप बार बार सुनते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको बता दिया जाता है न्यूटन। तो ये क्या है ऐसे सिस्टम, और क्या क्या चीजें सजेस्ट की गई थी, उसका जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आगे हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम या मैक्सिमम टाइम्स हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स SI यूनिट ही यूज करते हैं। क्या सजेस्ट किया गया? इसमें 7 यूनिट सजेस्ट किए गए। पहले अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेंथ, मास और टाइम ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसने 4 और ऐड कर दिया। लेंथ, मास, टाइम, और क्या ऐड किया गया? फर्स्ट एक तो ऐड किया गया इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और क्या था जी? लुमिनस इंटेंसिटी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और सातवां था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 यूनिट कहे गए फंडामेंटल यूनिट, मींस ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, और इसी पर सारे, इसी के हेल्प से सारे डिराइव्ड यूनिट निकाले जाएंगे। इसके अलावा 2 और यूनिट बताया गया जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये भी फंडामेंटल ही है, लेकिन इनको अलग से बताया गया सप्लीमेंट के रूप में। और इसमें 2 बताया गया, एक आपका था एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। अब इन सब का क्या बताया गया? इन सब का यूनिट बताया गया। क्या क्या बताया गया? लेंथ का बताया गया कि ऐसा यूनिट होगा मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे m से। मास का होगा किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे kg से। टाइम का होगा सेकेंड, या एमकेएस का ही डेवलप्ड फॉर्म इसको कहा जाता है, आप देख रहे हो एमकेएस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, स्मॉल से लिखते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, रिप्रेजेंट कैपिटल से करेंगे, सिंगल लेटर A। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K। और क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। 2 अलग अलग सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया। एंगल को बताया गया रेडियन में मेजर करेंगे आप, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। अब क्या है ना, लेंथ क्या चीज होता है आपको पता है ऑलरेडी, पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस होता है। मास क्या होता है आपको पता है, टोटल अमाउंट कितना बॉडी में है, कितना वो कंटेन कर रहा है। टाइम आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट सबके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबका यूनिट दे दिया गया। अब यही एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में, अब लेंथ मीटर में ही मेजर होता है। आप उसको बड़ा करने के लिए किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डिफाइन है कि 1 मीटर में जो होगा 10⁻³ किलोमीटर होगा, तो मतलब आप उसको डिफाइन करके बता रहे हैं। तो
बड़ा यूनिट भी आप यूज कर रहे हैं, मिलीमीटर छोटा यूनिट भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है कि स्टैंडर्ड हो गया। जो मैंने ए बी सी 3 स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, अगर सारे को मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते तो फिर आसानी से बता सकते थे कि सबसे ज्यादा हाइट किसका और सबसे कम किसका और बीच में कौन है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ दिया हुआ है। एक थोड़ा सा ये सब के बारे में तो आप जान ही रहे, पढ़ेंगे भी आगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल और सॉलिड एंगल के बीच डिफरेंस क्या है। एंगल है सिंपल, आप एक साइड से एक आया और एक दूसरा आया, और इनके बीच का जो होगा इसको आप थीटा बोलते हैं, यानी एंगल बोलते हैं। या फिर एक ऐसा है एक ऐसा है, इनके बीच का जो कोना होगा उसको आप एंगल कहते हैं। लाइक आपके रूम में एक तरफ से ऐसे दीवार आया, दूसरी तरफ से ऐसे दीवार आया, दोनों दीवार जहां पे क्रॉस कर रहे हैं उसके बीच जो कोना बना, उसके बीच जो एंगल बना, जो कोण बना, उसी को आप एंगल कह रहे हैं, और इसको रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में खूब आप बना है। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल जो है ना, ये 3D एंगल होता है, 3 डायमेंशनल। जैसे कोण, ये ऐसा 3D फिगर याद करो मेंसुरेशन का। ये वाला जो बनेगा ना, इसको आप कहेंगे, इसको भी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एंगल नहीं बल्कि सॉलिड एंगल है। कैसे? लाइक वो जो है आपका सॉफ्टी, क्या सर लॉकडाउन में आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है ना ऐसे ऐसे जो हो रहा है आपका सब तरफ से ऐसे 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 और इस तरीके से, और जो एंगल बन रहा है ये एंगल जो है वो कहलाएगा सॉलिड एंगल। तो एंगल नॉर्मली 2D होते हैं, और सॉलिड एंगल जो होते हैं वो 3D होते हैं, मींस की सब तरफ से जो एंगल बन रहा है। मतलब ऐसा सॉफ्टी है तो ये जो नीचे सबसे नीचे बना हुआ है कोण, उसको आप कहते हैं सॉलिड एंगल, और कोण आप जो मेंसुरेशन में पढ़े हैं उसी को। तो ये डेवलप कर दिया गया 1960 में, और 1960 से लेके अभी तक हम लोग इसी को मानते हैं, और यही एसआई यूनिट है। अब आगे जब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है तो आगे आप देखेंगे, आप इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि वेलोसिटी है तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आप देख रहे हो, ये मीटर उठाया गया और ये सेकंड उठाया गया, और ये सब फंडामेंटल है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि 7 और +2 9 ही फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, वो सब के सब इसी से मिलके बनते हैं। अब स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आप करते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब सेकंड, मतलब मीटर, लेंथ का मतलब डिस्टेंस का मतलब मीटर ऐसा यूनिट, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो इन्हीं 7 और 2 9 पर सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। मींस ये फंडामेंटल हो गए और बाकी जो है वो डिराइव्ड हो गए। तो ये ऐसा यूनिट है सिस्टम डी इंटरनेशनल, और फिजिक्स में हम लोग सबसे ज्यादा ऐसे यूनिट का ही हेल्प लेते हैं, और वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्टेबल है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको सिंबल ऐसा यूनिट और ये जरूर लिखना है कि उसका वो स्केलर है कि वेक्टर है। अगेन फिजिकल क्वांटिटी आपका 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक को आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए 2 चीज का हम हेल्प लेंगे। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यू वाला बात। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। यहां पे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा, क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी NU होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबके साथ होगा। कुछ ना कुछ वैल्यू मैग्नीट्यूड है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी, और न्यूमेरिकल वैल्यू विथ अ यूनिट। तो मैग्नीट्यूड सबके पास होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो सबके पास होगा ही होगा। तो चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड होगा उनके पास। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है, और अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है। एग्जांपल से समझो, मैं बोल रहा हूं आपको 20 किलोमीटर चलना है, बहुत ज्यादा हो गया सर, आपको 200 मीटर चलना है पैदल, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे और कहेंगे आपकी 200 मीटर चले। लेकिन क्या ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप गए,
ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, इधर भी तो आप जा सकते थे और वो भी तो 200 मीटर हो सकता था, इधर भी तो जा सकते थे, ये भी तो 200 मीटर हो सकता था, इधर भी तो जा सकते थे, वो भी 200 मीटर, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन मैंने आपको नहीं दिया था। लेकिन अगर मैं बोलूं यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब अगर ये पॉइंट ए है और ईस्ट की तरफ जाना है तो आप इधर ही जा सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप कहते हैं 200 मीटर तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आप कहते हैं 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। मींस द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट डायरेक्शन is called scalar quantity and the physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity। अब अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट डे हमारा ये डिस्कशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप बोलते हैं मास, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी 60 केजी है तो है, किसी डायरेक्शन में आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप बोलते हैं वेट, तो वेट एक वेक्टर है क्योंकि आपको डायरेक्शन पता होता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें, अब लेंथ आप बोल रहे हैं, मास आप बोल रहे हैं, ठीक है, टाइम आप बोल रहे हैं, इन सब में आपको कुछ नहीं पता होता कि इनका किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप इधर बात करें, जैसे वेलोसिटी की बात करें, फोर्स की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो ये सब वो क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन पता होता है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, फिजिकल क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड सबके पास होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका वैल्यू कुछ हो ही ना, वैल्यू तो होगा ही होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबके साथ होता है। अगर डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ अलग। तो एग्जांपल तो डाल ही देना आपको कि स्केलर का क्या एग्जांपल है और वेक्टर का क्या एग्जांपल है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑर्डिनरी रूल्स के द्वारा, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल्स के द्वारा। लेकिन ये जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्टेड होंगे स्पेशल रूल्स, इनको हम लोग वेक्टर लॉ ही बोलते हैं। अब वेक्टर लॉ तो आप 11th में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, लेकिन यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा समझा सकूं आपको। जैसे अगर आप बात करते हैं कि सर हम क्या किए ना कि यहां से चलना शुरू किए, पहले हम 3 मीटर इधर गए और फिर 4 मीटर इधर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप करेंगे 3 + 4 मीटर 7 मीटर चले हैं, ये स्केलर का एडिशन है, ठीक है। लेकिन सेम ही एग्जांपल में लेते हैं, सर हम 3 मीटर चले हैं, ये आप एरो नहीं दिखाएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू कि वेक्टर को आप एरो से दिखाते हैं, स्केलर को नहीं। ये एरो यूज किया था वेक्टर के लिए, जैसे एफ लिखा हुआ है तो ये एफ वेक्टर ऐसा लिखा रहेगा, ये एरो दिखाता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां तो हम स्केलर की बात कर रहे थे इसलिए हम ये जस्ट एरो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता था, आपको बस ये पता था कि 3 मीटर गए 4 मीटर गए, टोटल कितना गए 7 मीटर गए। इसी एग्जांपल में हम नया चीज ऐड कर दे रहे हैं कि 3 मीटर गए टुवर्ड्स ईस्ट और 4 मीटर गए टुवर्ड्स नॉर्थ। अब क्या होगा, 3 मीटर गए टुवर्ड्स ईस्ट, उसके जस्ट बाद 4 मीटर गए टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आपको बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस नहीं है, अब यहां पे होगा, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। तो आप देखो ये 7 मीटर आपका आया और ये 5 मीटर आपका आया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल यूज किए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी था, जबकि यहां पे आप स्पेशल रूल यूज किए जिसको वेक्टर लॉ कहते हैं, जो कि क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी था। तो स्केलर और वेक्टर में क्या क्या डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो ये कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स डाल दिए हम लोग, मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा। एंड वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डाले वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। और लास्ट डिफरेंस ये देखें कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल से किया जाता है,
प्लस का रूल, माइनस का रूल जो हम जानते हैं, ये 3 गए 4 गए, टोटल कितना गए 7 गए। लेकिन यहां पे स्पेशल रूल आपका लगेगा जिसको वेक्टर लॉ कहते हैं, और पूरा डिटेल 11th में आप पढ़ेंगे। 3 मीटर इधर 4 मीटर इधर, तो 3 + 4 यहाँ पे 5 हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ आप देख रहे हैं, डायरेक्शन आपको पता है, तो सबसे छोटा वाला रास्ता आप देख लिए, सबसे छोटा वाला। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात है, यहाँ पे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर का, आज लेक्चर 1 यहीं पे वाइंड अप करेंगे हम लोग। लेक्चर 2 जो हमारा होगा वो वहीं से शुरू करेंगे हम लोग, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो आज हमने मोशन नहीं पढ़ा है, हमने मेजरमेंट पढ़ा है, क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर में इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, बाकी के चैप्टर को भी समझने के लिए ये जानना जरूरी है। क्या क्या पढ़े हम लोग? इंट्रोडक्शन वाज नॉट फॉर यू, चैप्टर क्या है, क्यों है, क्या पढ़ना है, वो डिस्कस किया हम लोग। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड is called physical quantity, and the quantity which cannot be measured is called non physical quantity. Mass, length, area, volume, these are the things which can be measured, so we call them physical quantity. But beauty, honesty, love, these are the things which cannot be measured, so they come in non physical quantity. Fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantity, the quantity which are independent from any other quantity, are called fundamental quantity, and the quantity which are dependent on fundamental quantity are called derived quantity. Example for fundamental quantity: length, mass, time, etc. And derived quantity, the example for derived quantity are area, volume, density, speed, velocity, etc. Fundamental unit, the unit of fundamental quantity is called fundamental unit, and the unit of derived quantity is called derived unit. Example for fundamental quantity, fundamental unit: meter, second, kg, etc. And derived: meter square, meter cube, kg per meter cube, meter per second square, etc. System of units, there are 4 systems of unit. First, CGS system; second, FPS system; third, MKS system; fourth, SI system. So CGS system, the system in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Thereafter, FPS system, the system in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. MK system, the system in which length is measured in meter, mass is measured in kg, and time is measured in second. And last one, SI, we took in 1960. There was a conference of general conference of measures and weights. They suggested that there should be 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. What they are, we had already discussed. And last one is scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity, the physical quantity having magnitude only, means having numerical value only and not direction, are called scalar quantity, and the physical quantity having magnitude as well as direction are called vector quantity. Example for scalar quantity: length, mass, time, pressure, etc. Work, energy, power, these all are scalar quantity. And vector quantity, the quantity which have the quantities which have magnitude as well as direction. Example: force, we know in which direction the force is being applied. Weight, we know in which direction the force is being applied. Thereafter, velocity, acceleration, these are vector quantities. So, and the last one, scalar quantities added or subtracted by ordinary algebraic rules, but vector quantities are added or subtracted by special rules known as vector rules. Examples we have, given: 3 meter and 4 meter is 7 meter addition, and 3 meter and 4 meter 5 meter. This is also addition, but this is added by ordinary rule and this is added by vector rule. तो आज के लिए इतना ही है. कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप सारे लोग करके मुझे भेजेंगे. ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज डिस्कस किए हैं, और इसमें बहुत सारी तो वो चीजें होंगी जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको होमवर्क करना है. और ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस का आंसर आप लिखेंगे और आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे 9430924550. ठीक है, तो आपको आंसर ये करके भेजना ही है. क्या क्या क्वेश्चन मैंने लिखा है? फर्स्ट मैंने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोनों ही दो एग्जाम्पल आपको देना है. सेकंड, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का आपको डिफाइन करना है, इसमें भी एग्जाम्पल डाल दीजिएगा. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा.
इसके बाद डिस्टेंस को क्यों आप स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्यों वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट बताना है, लेंथ का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, और टेम्परेचर का क्या होता है। तो ये सारा क्वेश्चन करके आप लिखे भेजेंगे 9430924550 पे। देखो ये आपका पूरा कंप्लीट एक जर्नी है, आपको सपोर्ट करना होगा। और राइटिंग स्किल एक ऐसा पार्ट है ना जो एक दिन में डेवलप नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो स्कूल में या बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसका एक वजह यह भी है कि उनके पास नॉलेज तो होता है बट वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 50-60 क्वेश्चन करें, डेली 5-7-10 लिखना शुरू करें। क्योंकि आप लिख के भेजेंगे तो मैं आपको फिर भेजूंगा इधर से पर्सनल फीडबैक मैं आपको दूंगा कि कैसे लिखते हैं और आपने कैसे लिखा। अगर आपका ऑलरेडी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छा होता जाएगा। अगर अच्छा नहीं है तो हम लोग मिलकर उसको अच्छा करेंगे। लेकिन राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल एग्जाम या बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। दूसरा चीज ये है ना कि पढ़ाई आप कर रहे हो तो आप अच्छे से करो। यही 10th वालों से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि आदमी और जानवर में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस तो आप बहुत सारा बता सकते हो, ठीक है, कि मतलब आदमी के पास दिमाग है, जानवर के पास नहीं है, आदमी अपने मन से इंडिया से अमेरिका जा सकता है, अभी तो मत ही जाना, लेकिन जानवर को जाने में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे डिफरेंस आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे काम का जो डिफरेंस है वो एक ही है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो, कि इंसान जो है ना वो अपने कर्मों के दम पे अच्छे काम करके अपना फ्यूचर बदल सकता है, अपना फ्यूचर बेटर बना सकता है। लेकिन जानवर अपने कर्मों के दम पे, या जानवर के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो अपना फ्यूचर बेटर बना सके। अब एक कुत्ता या एक घोड़ा है, कुत्ता चाहता है ना कि 10 साल बाद उसके पास ऑडी हो, या 10 साल बाद उसके पास आईफोन का सबसे लेटेस्ट वर्जन हो, तो वो कुछ भी कर ले, उसके पास कोई फिक्स सिलेबस नहीं है या डिफाइंड कुछ भी नहीं है कि ऐसा करे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक 20 घंटा भौंके अगर कुत्ता तो उसको आईफोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन हम लोग 20 घंटे पढ़े या हम 20 घंटे तो नहीं पढ़ना, हम लोग अगर अपना काम करें जो हमारा ड्यूटी है तो हम अपना फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। तो अब ये आपका ड्यूटी है, आपको अपना बेटर फ्यूचर बनाना है तो पढ़ाई अच्छे से करना है, सिस्टमेटिकली करना है, रूटीन बना के करना है। तो वो आप करो, नहीं करोगे तो मतलब नहीं, मतलब इंसान ही हो आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज देना। नेक्स्ट क्लास हमारा मोशन का लेक्चर 2 आएगा और वहां पे हम लोग शुरू करेंगे रेस्ट एंड मोशन। घर पे रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने आसपास के लोगों का, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द रेवोल्यूशन एकेडमी को और करें अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड्स का सपना साकार।